अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अस्मा है और मैं बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हूँ और मैं अपने चैनल पे आप लोगों के साथ रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं उस हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, लीगल इश्यूज़ हैं, उन पे आपसे बात कर रही हूँ, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। और अभी हमने जो सीरीज़ शुरू की है अपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, वो है निकाहनामा और उसके कॉलम्स और उसकी रजिस्ट्रेशन। मैंने अपने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि निकाहनामे के टोटल कितने कॉलम्स हैं। तो मैंने आपको बताया था कि निकाहनामे के टोटल 25 कॉलम हैं। 1 से लेकर 12 तक जो कॉलम हैं वो जनरल कॉलम्स हैं, जिसमें दूल्हा का नाम, दूल्हे की उम्र, जो दूल्हे की वकील, दुल्हन की उम्र, दुल्हन के वकील और शादी अंजाम पाने की तारीख, ये जनरल जो उसमें कॉलम्स हैं वो फिल किए जाते हैं। और यूजुअली मैंने देखा है कि ये वाले कॉलम आलमोस्ट टोटली फिल्ड होते हैं, ये ज़रूर फिल्ड होते हैं। आगे आता है जब फाइनेंसिस का मामला, हक महर का मामला, तो वहाँ पे गड़बड़ की जाती है। अब मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, निकाहनामे के अंदर टोटल 25 कॉलम है, 25 शिकें हैं, 25 क्लॉजेस हैं कॉन्ट्रैक्ट की। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है निकाहनामा, इसको समझना चाहिए। जिस तरह से कि आप कोई पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, कोई और कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, कोई हिब्बानामा बनाते हैं, कोई सेल डीड बनाते हैं, तो आप उसके अंदर तमाम दोनों पार्टियों की क्वाइफ लिखते हैं और तमाम शराइत तय करते हैं। इसी तरह से ये एक प्रिस्क्राइब्ड निकाहनामा जो होता है, ये एक प्रिस्क्राइब्ड एक कॉन्ट्रैक्ट है जो दो फ्रीकैन के दरमियान उस वक़्त तय पाता है जब उनका निकाह होता है। और ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इस वजह से इसको समझना चाहिए और समझ के फिल करना चाहिए, और क्योंकि दोनों पार्टियों की ज़िंदगी का इन्हिसार होता है। और ये वो शराइत होती हैं कि जो खुदा न खास्ता झगड़े की सूरत में आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट करती हैं और काफ़ी आपके मसाइल भी हल कर देती हैं। अगर आपने इनको प्रॉपर फिल नहीं किया हुआ तो ये आपके लिए, एक ख़ास तौर पे खातून के लिए, बड़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती है। लेकिन अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से इस पर काम किया होता है और प्रॉपर तरीके से इसको फिल कराया होता है, अपने हकूक़ का ख्याल रखा होता है, तो ये आगे चल के आपके काम आती है। सबसे पहले मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि कोई शादी तलाक लेने के लिए नहीं की जाती या झगड़ा करने के लिए नहीं की जाती, लेकिन आजकल क्योंकि तलाक की शरह बढ़ती जा रही है, तो इसलिए अपने हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। आपको आगाही होनी चाहिए अपने हकूक़ के बारे में, ख़ास तौर पे ख़वातीन को, क्योंकि ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि शादी के इंस्टीट्यूट में खातून को कभी भी पूरी तरह से सिक्योर नहीं किया जाता। जिस तरह से दूसरे ममालिक में किया जाता है कि खातून को तलाक या अलहदगी की सूरत में प्रॉपर्टी में भी शेयर मिलता है और बाकी मामलात में भी वो काफ़ी फ़ायदा ले लेती है, लेकिन हमारे यहाँ सिवाय धक्कों के और ज़लालत के कुछ नहीं मिलता। क्योंकि जिस औरत को डिवोर्स हो जाती है तो वो इस वजह से वो बिल्कुल कॉर्नर कर दी जाती है, क्योंकि ना तो उसके पास समटाइम्स फाइनेंसेस होती हैं और ना उसके पास कोई और चीज़ होती है। इसलिए निकाहनामे को भरना, उसके कॉलम्स को फिल करना, अपने हकूक़ का ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं समझती हूँ कि अगर यहाँ पे जिस बंदे के साथ एक खातून शादी कर रही है और यहाँ पे वो पहली ही सीढ़ी पर आपको हकूक़ देने पर चूँ चुरां करता है और कहता है नहीं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो ऐसे बंदे के साथ मेरा नहीं ख्याल शादी करने का भी कोई फ़ायदा होता है। क्योंकि उसको, अगर वो बेलौस है आपके साथ, तो सबसे पहले कि वो आपको सिक्योर करेगा, डेफिनेटली करेगा। लेकिन जो मर्द आपको सिक्योर ही नहीं करना चाहता और यहाँ पे कहता है जी नहीं इतना हक मैं नहीं लिखना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो बताएं कि वो ज़िंदगी के अगले जो मंजिलें होंगी उसमें आपका क्या साथ देगा। तो इस वजह से ये चीज़ें सोचनी चाहिए आपको। अगर कोई बंदा यहाँ भी कहता है तो उसको कहें कि भाई तू अपने घर चला जा, मेरा तो यही हाल है, उसको यही मशवरा देना चाहिए कि तू चला जा, मैं ऐसे ही अच्छी हूँ। क्योंकि बाद में 4 बच्चे लेके सड़कों पे रुलने से बेहतर है कि अभी ये चीज़ें लिखवा ली जाए। तो अच्छा, हम जिक्र कर रहे थे कि 1 से लेकर 12 तक जो कॉलम्स हैं वो जनरल कॉलम्स हैं, जिसके अंदर तमाम उसकी क्वालिफ़िकेशन उसके लिखा जाता है, उसका कि लड़के की उम्र, लड़की की उम्र, उसके वकीलों वगैरह की पूरी तफसील,
उसके गवाहान की तफसील और उसके बाद शादी अंजाम पाने की तारीख वगैरह। फिर आते हैं 13 से लेकर 15 तक, आपके 15 तक, और फिर एक उसके बाद भी आता है 16वां भी। 13 से लेकर 16 तक ख़ास तौर पर आपके हक महर से मुतालिक क्लॉजेस हैं, शिकें हैं, कॉलम्स हैं। ठीक है, सबसे पहले जो कॉलम है 13 वाला, उसमें लिखा जाता है, वो होता है हक महर की रकम। उसमें है महर की रकम कितनी है, उसके अंदर आपने फिल करवाना होता है कि महर की कितनी रकम है। अगर आप रकम लिखवा रही हैं तो उसमें शरई हक महर, जो हमारे यहाँ यूजुअली ये तय कर दिया जाता है कि इसको शरई हक महर दे दिया जाए। शरई हक महर जो कि बहुत मामूली सा होता है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। और उसके बाद अगर आप ये देखना, आप माँ बाप को भी ये सोचना चाहिए कि ये इतने पैसों का अगर खुदा न खास्ता कल का कुछ हो जाता है तो वो बच्ची उन पैसों से क्या कर सकती है। तो इस वजह से इसमें एक अच्छी अमाउंट आपको लिखवानी चाहिए ताकि कल को बवक्ते ज़रूरत बच्ची के वो काम आ सके। ठीक है, एक पहला कॉलम आ गया 13, जिसमें महर की रकम लिखी जाती है और उसमें आपने प्रॉपर तरीके से अपनी अपनी लाइफ को सिक्योर करके, अपने फ्यूचर को सिक्योर करके एक रकम लिखवानी होती है, और ज़रूर लिखवाइए। अगर कोई पार्टी चूँ चरां करती है तो मैं फिर कहूँगी कि आप उससे रिश्ता आगे ना ही लेकर जाएं तो अच्छा है। एक बंदा अच्छा खासा कमाता है या कुछ भी है, तो फिर अगर उसको अपनी बेटर हाफ को अपनी लाइफ में से, अपनी फाइनेंसिस में से हिस्सा देने पे तकलीफ़ होती है, तो वो फिर बंदा सिंसियर नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है 14वां कॉलम, वो है महर की कितनी रकम मुअज्जल है और कितनी गैर मुअज्जल। अब आपने ऊपर एक अमाउंट लिख ली और अच्छी अमाउंट एक लिख ली, तो उसमें आपने अगर एक फ़ौरन लेनी है मुअज्जल, यानी कि जो फौरी तौर पे अदा किया जाता है, और गैर मुअज्जल जो ऑन डिमांड किया जाता है। अब कुछ लोग उसकी कुछ रकम जो है वो ले लेते हैं, पहले ले लेते हैं, जो उस फौरी तौर पे अदा कर दी जाती है अगर लिखवाई जाए, और एक होती है ऑन डिमांड। हमारे यहाँ ज़्यादातर गैर मुअज्जल लिखाई जाती है, और वो भी मैंने देखा है कि यूजुअली हस्बैंड बीवियों से माफ़ करवा लेते हैं। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा कि माफ़ भी हो जाता है। और अगर खुदा न खास्ता खुला ले ली जाए तो खुला की सूरत में तो वो वैसे ही हक में छोड़ना पड़ जाता है। और उसके बाद ये है कि अगर डिवोर्स हो जाए तो फिर वो सूरत में भी झगड़ा कोर्टों में होता है कि ये मैंने दे दिया था, मैंने नहीं दिया था, ये बड़े मामलात होते हैं। तो ये इसमें ये लिखा जाता है कॉलम नंबर 14 में, 13 में लिखा जाता है महर की रकम, और कॉलम नंबर 14 में आपने लिखना होता है कि कितना ऑन डिमांड है और कितना फौरी तौर पे मुअज्जल, और गैर मुअज्जल कितना है। मुअज्जल वो जो फौरी तौर पे अदा कर दिया जाता है, और गैर मुअज्जल जो ऑन डिमांड जब आप मांगेंगी तब वो आपको देने का पाबंद होगा। तो ये उसमें जो ऊपर रकम लिखी है उसकी तकसीम को आपने वाज़े तौर पे लिखना है। उसके बाद आता है 15, कॉलम नंबर 15, उसमें है आया महर का कुछ हिस्सा शादी के मौका पर अदा किया गया है, अगर किया गया है तो किस कदर। यानी कि अगर आपने मुअज्जल लिखवाया है और मुअज्जल कितना है, तो वो कितनी रकम आपने ली है, तो शादी के मौका पर, निकाह के मौका पर, तो वो उसको वाज़े तौर पे उसके अंदर लिखा जाता है। यूजुअली यहाँ पे भी ये जो कॉलम्स हैं इनको बड़ा ही गैर ज़रूरी तौर पे समझा जाता है, और मैंने अक्सर देखा है कि इनको फिल ही नहीं किया जाता, इनको इस पर लाइन लगा दी जाती है सिंपल। ऊपर जो सबसे पहले महर की रकम, वहाँ पे एक मामूली सी रकम 5,000, 50,000, लाख, 2 लाख, इससे ज़्यादा मैंने नहीं देखा, या कोई एक आध कोई जेवर शेवर कुछ लिख लिख के छोड़ दिया जाता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जेवर भी वो वाला होता है जो बीवी को बरी में दिया जाता है, या उस वक्त दिया जाता है शादी के मौके पे बतौर तोहफ़तन जो चीज़ दी जाती है, उसी को हक महर भी कह देते हैं। हालांकि ये टोटल डिफरेंट चीज़ है, ये भी ज़्यादती की बात है कि एक दुल्हन को ससुराल वालों की तरफ से अगर कोई गोल्ड की ज्वेलरी गिफ्ट के तौर पे मिल रही है तो उसको भी हक महर में घुसा दिया जाता है। तो ये भी ज़्यादती वाली बात है, क्योंकि वो एक सेपरेट चीज़ है, उसको इस हक महर के अंदर खुदारा ना कीजिएगा। एक औरत की ज़िंदगी का सवाल है, तो उसकी फाइनेंसिस का ख्याल कीजिएगा, उसके फ्यूचर का ख्याल कीजिएगा। तो जनाब ये कमाल किया जाता है। फिर उसके बाद आता है 15, आपको मैंने जिक्र कर दिया कि महर का कुछ हिस्सा शादी के मौके पर अदा किया गया है या नहीं किया गया है, तो ये भी इसको यूजुअली मजाक समझ के ऐसे ही सरसरी सा फिल कर लिया जाता है। अब आता है 16वां, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है,
और ये मेरा ख्याल है, इसको हर औरत को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, इसको समझना चाहिए। जनाब ये है, आया पूरे महर या इसके किसी हिस्सा के एवज़ में कोई जायदाद दी गई है? अगर दी गई है तो इसकी जायदाद की सराहत और इसकी कीमत जो फ़रीक़ैन के माबैन तय पाई है। ये वो कॉलम है जिसके अंदर कोई खातून अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए अपने होने वाले हस्बैंड से या जिससे उसका निकाह हो रहा है उससे कोई प्रॉपर्टी, कोई घर, कोई चीज़ लिखवा सकती है। ठीक है। और इसमें लिखा जाता है कि महर के एवज़ कोई रकम, कोई प्रॉपर्टी दी गई है, यानी कि अगर कोई खातून चाहती है तो वो अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने ससुराल वालों से ये पहले बात कर सकती है कि मुझे मेरे लिए, मेरे फ्यूचर के लिए कोई प्लॉट, कोई घर, कोई चीज़ मेरे नाम कर दी जाए, क्योंकि ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल के बदलते हुए ज़माने के हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है। अब वो ख़ानदानी सिस्टम्स नहीं रह गए, लोगों को वो लिहाज नहीं रह गए, वो इज़्ज़तें एक दूसरे के साथ नहीं रह गई। तो लिहाजा एक खातून जब एक शादी में बंध रही है और उसको, ये बिल्कुल एक ब्लाइंड गेम है, इसमें अब कुछ भी हो सकता है। तो लिहाजा अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये मामला आपने सबसे पहले तय करना है। आपने कोई प्रॉपर्टी, कोई चीज़ आपने ऐसी लिखवानी है, कुछ लोग गाड़ियाँ भी लिखवा लेते हैं, बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ लिखवाइए जिससे आपको फ़ायदा रहे, कल को आप भी फाइनेंशियली सिक्योर रहें। मैं नहीं कहती, हो सकता है आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरे और अल्लाह करे सबकी अच्छी लाइफ गुजरे, और उस मर्द को भी ये सोचना चाहिए कि ये मैं जो देने जा रहा हूँ इसको, ये मैं इसको अच्छी लाइफ दूंगा तो ये कहीं नहीं जा रहा, ये मेरे पास ही रहने वाला है, कहीं नहीं जाएगा वो। अगर आप अपनी बीवी को अच्छी लाइफ, खुशी देंगे, सब कुछ देंगे, तो वो आपका घर लेके कहीं नहीं भागेगी, वो कई चीज़ें लेके कहीं नहीं भागेगी। लेकिन आपकी अगर नीयत साफ़ है तो आप उसको फाइनेंशियली सिक्योर लाजमी करेंगे इन शिकों के तहत। लिहाजा मैं ख़वातीन से ये दरख्वास्त करती हूँ कि वो इस कॉलम को गौर से पढ़ें। और अब ये वो चीज़ें हैं, ये 13, 14, 15, 16, ये 4 जो क्लॉजेज़ हैं, 13, 14, 15, 16, 4 क्लॉजेज़, इनको गौर से पढ़िए। इन पे जब आपकी शादी तय हो, अभी आपने अपने रिश्तेदारों को बताने से पहले, कार्ड छपवाने से पहले, हॉल बुक कराने से पहले, शॉपिंग करने से पहले, सबसे पहले ये मामला सेटल कीजिए। ये बैठ के उनके साथ तय कीजिए। अगर वो इन पे एग्री करते हैं तो अगली तैयारी कीजिए। अगर वो इन 4 कॉलम्स को आपके हक में नहीं तहरीर करके देते तो मेरा ख्याल है कार्ड भी मत छपवाइए और शॉपिंग भी मत कीजिए। किसी अल्लाह के बंदे को देखिए जो आपके ये 4 कॉलम्स में आपके हकूक़ सिक्योर कर रहा हो, आपको हकूक़ अदा कर रहा हो, महर अदा कर रहा हो, आपको महर की सूरत में फ्यूचर सिक्योरिटी दे रहा हो। अगर ऐसा कोई करता है तो खुदारा उस बंदे के बारे में सोचिए, उस उल्लू के बट्ठे के बारे में मत सोचिए जो यहाँ पे आपके साथ सौदेबाजी पे आ जाए। अगर कोई बंदा सौदेबाजी पे आ जाता है तो मैं समझती हूँ कि उसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए, कतई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा बंदा काबिल भरोसा नहीं होता। क्योंकि औरत के पास, एक औरत जो है हमारी सोसाइटी में, उसकी कोई हालत इतनी अच्छी नहीं है। बेशक वो वर्किंग वुमेन है, जितनी मर्जी एम्पावर है, लेकिन हमारे यहाँ ख़ास तौर पे ये शादी के इंस्टीट्यूट में एक औरत को ख़ास तौर पे सिक्योर नहीं किया गया। बहुत ज़्यादा यहाँ पे लूप होल्स हैं। इस वजह से हम औरतें जो भी हैं, हम एंड पे हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। एक औरत जो एक मर्द के साथ चंद साल गुजारे, 10 साल गुजारे, 20 साल गुजारे, औलाद पैदा करती है, एक वक्त आता है कि वो अगर उसके ये हालत हो जाती है कि वो औलाद भी पैदा नहीं कर सकती या उसका मीनोपॉज स्टार्ट हो जाता है, तो उसका हस्बैंड अगर उसको छोड़ देता है तो उसके लिए ये जो प्रॉपर्टी होती है उसके लिए ज़रूरी होती है फिर। क्योंकि मैं आपके साथ कल एक बड़ा इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस करूँगी, केस लॉ डिस्कस करूँगी जो इसी टॉपिक पे है। क्योंकि हमारे यहाँ ये बड़ी बड़ी ज़्यादती की बात है कि औरत को जब तलाक दी जाती है तो उस पर बेइंतहा इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं और उसको बिल्कुल
तन्हा छोड़ दिया जाता है, और फाइनेंशियली भी वो जो है सफ़र करती है, इमोशनली भी सफ़र करती है, सोशली भी सफ़र करती है। तो लिहाजा मैं तमाम बहनों से, ख़वातीन से, वालदैन से ये दरख्वास्त करूँगी कि ये 4 कॉलम्स आप काइंडली ज़रूर फिल कीजिए। और ये चीज़ें जब आप रिश्ता तय करते हैं उसी वक्त उनके साथ ये चीज़ें तय कीजिए। अगर वो इस पे एग्री करते हैं तो अपनी बेटी की ज़िंदगी जो है ज़रूर आप दाव पे लगाइए, अदरवाइज़ मत लगाइए। तो बाकी कॉलम्स हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। तो ये 4 कॉलम्स मैंने आपको बता दिए, इनको आप गौर से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इनकी कानूनी हैसियत आपको समझ आ जाएगी। कल को खुदा न खासा कोई ऊंच नीच होती है तो आपकी बेटी ज़रूर सिक्योर रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।